हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 से रिलेटेड आईटीआर फाइलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे अभी तक आपके आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म ही अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स का रिफंड रुक सकता है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी भेजा जा सकता है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट है मिसिंग डेडलाइन। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी आपकी 31 जुलाई 2025, उसको एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दिया है। तो इस तरीके से अब आप अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर 15 सितंबर 2025 तक बिना किसी लेट फीस और पेनल्टी के फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो आप इस डेडलाइन को मिस कर देते हैं तो उस केस में आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर है वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की जाएगी। तो अब यदि मान लो आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ना तो आईटीआर फाइल कर पाएंगे और ना ही जो आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट किए गए हैं उसकी कोई भी एग्जम्पशन और डिडक्शन है जो कि आप रिटर्न में क्लेम कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इस डेडलाइन को जरूर ध्यान रखें और आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर 15 सितंबर 2025 से पहले ज़रूर फाइल कर दें। नेक्स्ट है फाइल फॉर्म 10IA। तो अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि बिजनेस या प्रोफेशन से अगर कोई इनकम रिसीव होती है और आप अपनी आईटीआर यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ड्यू डेट से पहले यानी कि आपको 15 सितंबर 2025 से पहले फॉर्म 10IA सबमिट करना है और उसके बाद ही आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी अदर देन बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है तो उस केस में ये ऑप्शन आपको आईटीआर फाइलिंग के समय ही प्रोवाइड किया जाता है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल करना चाहते हैं या न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर जिस टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम टैक्स रिटर्न नॉट फाइल्ड। तो अब यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की टोटल इनकम यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं और यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है या फिर आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं और वहाँ पर अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और यदि आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई भी इनकम नहीं है लेकिन यदि आपके द्वारा कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स कर दिए जाते हैं तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे स्पेशल केसेस है जहाँ पे आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, तो इसके संबंध में ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है रॉन्ग आईटीआर फॉर्म सेलेक्शन। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करते समय आपकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना है, क्योंकि यदि मान लो आप रॉन्ग आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करके आईटीआर फाइल कर देते हैं तो उस केस में आपकी आईटीआर डिफेक्टिव भी हो सकती है और फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी भेजा जा सकता है। तो इस तरीके से इनकम टैक्स एक्ट में आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 फॉर्म अवेलेबल है। लेकिन यदि आप एक इंडिविजुअल या एचएफ है तो उस केस में आपके ऊपर आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 फॉर्म भी एप्लीकेबल होते हैं। तो अब आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फॉर्म जो है वो कौन पर्सन फाइल कर सकता है और इन फॉर्म में कौन कौन सी इनकम है जो कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं, इसके संबंध में ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करते समय आप सही आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करें। नेक्स्ट है ऑल बैंक अकाउंट शोन इन आईटीआर। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करते समय आपको आईटीआर में अपने सारे बैंक अकाउंट की रिपोर्टिंग करना भी मैंडेटरी है, चाहे वो आपका करंट अकाउंट हो या आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो। तो अब यहाँ पे रिपोर्टिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर या फिर आपके आईएफएससी कोड ही आपको आईटीआर फॉर्म में इंसर्ट करने हैं। तो रिपोर्टिंग करने का मतलब ये है कि यदि मान लो आपने अपने बैंक अकाउंट में बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रखे हैं या फिर आपकी कोई भी इनकम है जो कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है तो उस केस में आपको अपनी पीएनएल और बैलेंस शीट में भी इन ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मान लो यदि आपने होम लोन ले रखा है तो होम लोन का 31 मार्च का आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो आपको बैलेंस शीट में शो करना है। साथ ही आपके द्वारा इंटरेस्ट ऑन होम लोन के संबंध में जो डिडक्शन क्लेम की जाती है तो उसको भी आपको अपने पीएनएल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में रिपोर्ट करना है।
तो इस तरीके से यदि मान लो आप एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको क्या करना है कि आईटीआर फाइल करने से पहले आपका जीएसटी में जितना टर्नओवर आ रहा है उस टर्नओवर को आपके जितने भी करंट अकाउंट है जिसमें आपके द्वारा बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं तो उसमें आपका जो टर्नओवर है उसे एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। नेक्स्ट है क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इनकम टैक्स एक्ट में क्लबिंग के प्रोविज़न भी एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि अगर कोई टैक्स पेयर है जिसके द्वारा अपनी इनकम डाइवर्ट की जाती है किसी और पर्सन को तो वो इनकम उसी टैक्स पेयर की मानी जाएगी जिसके द्वारा वो इनकम डाइवर्ट की जाती है और उसी के रिटर्न में वो इनकम टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल मान लो यदि किसी टैक्स पेयर है जिसके द्वारा अपनी वाइफ के नाम से कोई एफडी कराई जाती है तो उस केस में उस एफडी पे जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है वो इनकम टैक्स पेयर के रिटर्न में ही टैक्सेबल होगी। अब यदि मान लो टैक्स पेयर के द्वारा जो एफडी पे इंटरेस्ट इनकम है वो अपने रिटर्न में शो नहीं की जाती है तो उस केस में टैक्स पेयर को टैक्स के साथ में पेनल्टी का भी पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है चेक AIS, TIS एंड 26 AS बिफोर फाइलिंग ITR। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करने से पहले एक बार आपको अपना AIS, 26 AS और TIS जरूर चेक करना है, क्योंकि यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अपने पैन कार्ड से जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं और वो ट्रांजेक्शन एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपके फॉर्म AIS में की जाती है। तो अब यदि मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई ऐसी इनकम है जिस पे TDS डिडक्ट किया गया है तो उस केस में जो TDS डिडक्टर होता है उसके द्वारा फोर्थ क्वार्टर की जो TDS की रिटर्न है वो फाइल करने की ड्यू डेट जो है वो 31 मई 2025 है। तो अब जब TDS डिडक्टर के द्वारा ये रिटर्न फाइल की जाती है तो उसके बाद ये डेटा जो है वो आपके फॉर्म AIS में या आपके फॉर्म 26 AS में शो होते हैं। तो अब यदि मान लो आप अपनी ITR जो है वो पहले ही फाइल कर देते हैं तो उस केस में आपके द्वारा जो रिटर्न में इनकम डिक्लेयर की जाती है और जो इनकम आपके फॉर्म AIS या 26 AS में आ रही है उसमें यदि कोई मिसमैच होता है तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR जो है वो 15 जून के बाद में ही फाइल करें, क्योंकि आपका AIS और TIS भी पूरी तरीके से अपडेट हो जाता है और साथ ही जो सैलरी एम्प्लॉयड होते हैं उनको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर्म 16 भी 15 जून के बाद में ही इशू किया जाता है। नेक्स्ट है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। तो काफ़ी सारे पर्सन क्या करते हैं कि टैक्स बचाने के चक्कर में उनकी जितनी ऑन रिकॉर्ड इनकम आती है उससे वो कम इनकम है जो कि अपने रिटर्न में डिक्लेयर करते हैं या वो अपनी इनकम ही डिक्लेयर नहीं करते हैं या फिर उनके द्वारा जो रिटर्न में इनकम डिक्लेयर की जाती है वो रॉन्ग हेड में डिक्लेयर की जाती है। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यदि मान लो आपकी ऑन रिकॉर्ड जितनी इनकम आ रही है उससे कम इनकम यदि आप अपने रिटर्न में डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आने के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट शोइंग सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल इन ITR। तो काफ़ी सारे टैक्स पेयर होते हैं जिनके एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं और वहाँ से उन्हें इंटरेस्ट की इनकम भी रिसीव होती है, लेकिन ITR फाइल करते समय ना तो वो सेविंग अकाउंट की डिटेल ITR में शो करते हैं और ना ही सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है उस इनकम को वो ITR में शो करते हैं। तो अब आपके असेसमेंट ईयर 24-25 से कंपल्सरी कर दिया गया है कि यदि आपके द्वारा अपने पैन कार्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, चाहे वो आपके द्वारा सेविंग अकाउंट में किए गए हो या करंट अकाउंट में किए गए हो, इन सभी ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग आपके फॉर्म AIS और 26 AS में भी की जाती है। तो इस तरीके से अब यदि आपको सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है और उस इनकम को यदि आप अपनी ITR में शो नहीं करते हैं तो फिर फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भी भेजा जा सकता है। इसलिए ITR फाइल करने से पहले आप अपने सारे सेविंग बैंक अकाउंट को रिटर्न में जरूर रिपोर्ट करें और साथ ही सेविंग बैंक अकाउंट से जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है वो भी आप अपनी ITR में जरूर शो करें। नेक्स्ट है ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। तो अब यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको सर्टेन एग्जेम्पशन और डिडक्शन ही प्रोवाइड की जाती है, लेकिन यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो अब यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उस केस में आप अपने इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन क्लेम करके काफ़ी हद तक आप अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। तो रिसेंटली CBDT के द्वारा जो आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 से रिलेटेड ITR 1 से लेके ITR 4 फॉर्म जो नोटिफाई किए गए हैं तो उन ITR फॉर्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए गए हैं और आपकी एग्जाम्पशन और डिडक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे नए शेड्यूल जो है वो इंसर्ट किए गए हैं। तो इस तरीके से यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25
2025 में यदि आप अपनी ITR ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं और यदि आपके द्वारा कोई भी एग्जम्पशन और डिडक्शन है जो कि रिटर्न में क्लेम की जाती है, तो अब आपको काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो कि ITR फॉर्म में प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि यदि मान लो आपके द्वारा सेक्शन 80C में अगर कोई LIC प्रीमियम की डिडक्शन क्लेम की जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालना मैंडेटरी है। ट्यूशन फीस की अगर कोई आपके द्वारा डिडक्शन क्लेम की जाती है तो उसके रिसिप्ट नंबर डालना मैंडेटरी है। साथ ही यदि आपके द्वारा होम लोन लिया जाता है तो उस केस में आपके होम लोन के संबंध में एक सेपरेट शेड्यूल इंसर्ट किया गया है। तो इस तरीके से आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप कोई भी फेक डिडक्शन जो है वो अपने ITR में क्लेम नहीं कर पाएंगे। और गलती से यदि मान लो आपने कोई फेक डिडक्शन है जो कि रिटर्न में क्लेम कर ली है और यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस में आ जाते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी भेजा जा सकता है और साथ ही आपको अपडेटेड ITR भी फाइल करनी पड़ सकती है। तो अब यदि आप अपडेटेड ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स के साथ में पेनल्टी और एडिशनल टैक्स का पेमेंट भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करते समय आप कोई भी फेक एग्जम्पशन या डिडक्शन जो है वो रिटर्न में क्लेम ना करें। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। तो अब आपके शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर कोई कैपिटल गेन होता है तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो CBDT के द्वारा आपके नए ITR फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं तो उसमें आपके ITR 1 और ITR 4 फॉर्म में आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 पे किसी भी लिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करने से अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है सेक्शन 112A में और वो कैपिटल गेन यदि आपका 1,25,000 रुपये तक है तो उस केस में आप ITR 1 या ITR 4 फॉर्म जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो आप इजीली फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। यानी कि उस केस में या तो आपको ITR 2 फॉर्म फाइल करना है और यदि आपके बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड भी अगर कोई इनकम है तो उस केस में आप ITR 3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे टैक्स पेयर ये मिस्टेक कर देते हैं कि ITR फाइल करते समय जो उनको कैपिटल गेन होता है वो उसे अदर सोर्सेज में शो कर देते हैं। तो इस तरीके से ITR फाइल करते समय यदि आप रॉन्ग हेड में अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं तो भी आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है GST रजिस्ट्रेशन। तो अब यदि आपने GST में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उस केस में यदि आप एज ए कंपोजिशन डीलर है या रेगुलर डीलर है तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करते समय आपको ITR में GST का टर्नओवर भी मेंशन करना कंपलसरी है, क्योंकि रिसेंटली CBDT के द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के ITR फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं उन ITR फॉर्म में अब आपके GST का टर्नओवर मेंशन करना मैंडेटरी कर दिया है। तो अब यदि आपने अपने एक पैन से यदि एक से ज़्यादा GST नंबर ले रखे हैं तो अब आपको ITR फाइल करते समय GST नंबर वाइज सेल्स भी ITR फॉर्म में रिपोर्ट करना कंपलसरी हो गया है। तो ये टर्नओवर आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो यदि आप एज ए कंपोजिशन डीलर है तो उस केस में आपके द्वारा जो क्वार्टरली CMP 08 फाइल किया जाता है उससे आप अपना इनकम टैक्स में जो टर्नओवर दिखा रहे हैं उससे चेक कर सकते हैं। और यदि आप एज ए रेगुलर डीलर है तो उस केस में आपके द्वारा जो मंथली GSTR 3B और जो GSTR 1 फाइल किया जाता है उससे आप अपने इनकम टैक्स का टर्नओवर चेक कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करते समय इनकम टैक्स रिटर्न में जो टर्नओवर शो किया जाता है वो टर्नओवर यदि आपके GST के रिटर्न से मैच नहीं होता है, यानी कि दोनों के टर्नओवर में अगर कोई भी मिसमैच है तो उस केस में फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करने से पहले एक बार आपका इनकम टैक्स में जितना टर्नओवर है उस टर्नओवर को आप GST पोर्टल पे जाके अपने GST रिटर्न से एक बार जरूर मैच कर लें। नेक्स्ट है इनकम शोन इन रॉन्ग हेड। तो काफ़ी सारे पर्सन क्या करते हैं कि ITR फाइल करते समय अपनी इनकम जो होती है उसको रॉन्ग हेड में शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई सैलरी एम्प्लॉयड है और उसके द्वारा यदि शेयर मार्केट में थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की जाती है तो वहाँ से उन्हें जो कैपिटल गेन होता है उस कैपिटल गेन को वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड में शो ना करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में शो कर देते हैं। ऐसे ही यदि मान लो कोई पर्सन है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं और यदि उनका सेक्शन 194C में अगर कोई TDS है जो कि डिडक्ट किया जाता है, या फिर कोई पर्सन है जिसके द्वारा प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जाती है और उनका सेक्शन 194J में अगर कोई TDS है जो कि डिडक्ट किया जाता है, तो इस तरीके से जो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करने पे जो इनकम रिसीव होती है उसको या तो आप बिजनेस या प्रोफेशन के हेड में शो कर सकते हैं या फिर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में शो कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे पर्सन क्या करते हैं कि इस इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में शो कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 रुपये की और न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या होता है कि उनकी टैक्स लायबिलिटी भी कम बन जाती है।
तो यदि आप भी इस तरीके से टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी इनकम जो है उसको यदि रॉन्ग हैंड में शो करते हैं तो फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करते समय आपकी इनकम जिस हेड से बिलोंग करती है उसी हेड में आप उस इनकम को शो करें। नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट इनकम नॉट रिपोर्टेड इन आईटीआर। तो काफ़ी सारे पर्सन क्या करते हैं कि आईटीआर फाइल करते समय जो उनकी एग्जेम्प्ट इनकम होती है, जैसे कि पीपीएफ का इंटरेस्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना से जो इंटरेस्ट मिलता है, या फिर उनकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है, या उनको अपने रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट है जो कि रिसीव होता है, या फिर और भी कोई ऐसी इनकम होती है जो कि एग्जेम्प्ट है और जिसमें उनको टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, वो इनकम वो अपने रिटर्न में शो नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस इनकम पर हमारी वैसे भी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। तो अब आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करते समय एक चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम रिसीव होती है तो वो इनकम भी आपको अपने रिटर्न में शो करनी है। नेक्स्ट है रिकंसाइल टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपको कोई ऐसी इनकम रिसीव होती है जिस पे आपका कोई टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया गया है, या कोई टीसीएस है जो कि कलेक्ट किया गया है, या फिर आपके द्वारा कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया गया है, तो आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार आपको अपना एआईएस और फॉर्म 26CS जरूर चेक करना है कि आपके ये जो डेटा है वो आपके फॉर्म 26CS या एआईएस में रिपोर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारे द्वारा आईटीआर फाइल की जाती है तो आईटीआर फाइल करते समय ये डेटा जो है वो आपके फॉर्म 26CS और एआईएस से ऑटोमेटिक ही हमारे आईटीआर फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कई बार जब हमारे द्वारा आईटीआर फाइल की जाती है तो उस केस में ये डेटा ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है। तो उस केस में हमारे पास यदि चालान की डिटेल है या फिर हमारा कोई टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट किया गया है और हमारे पास फॉर्म 16 या 16A अवेलेबल है, तो आईटीआर फाइल करते समय हम ये डिटेल मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले आप फॉर्म 26CS और टीआईएस जरूर चेक करें। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो अब यदि आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 पर टोटल टैक्स यदि 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपके ऊपर एडवांस टैक्स पे करने के प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो एडवांस टैक्स का पेमेंट किया जाता है वो 4 इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। 15 जून तक आपको 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक आपको 100% टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि मान लो आप 31 मार्च 2025 तक 100% टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं, तो जब आपके द्वारा आईटीआर फाइल की जाती है तो आईटीआर फाइल करते समय आपको टैक्स के साथ में इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर चेक करनी है। जैसे कि आपके द्वारा आईटीआर फाइल करते समय आपका जो नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपके पैन और आधार से मैच होना चाहिए। आपके फादर का नेम, आपके द्वारा जो बैंक अकाउंट डिटेल इंसर्ट की जाती है, या फिर आपका जो एड्रेस है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए जिस पे फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपसे कोई कम्युनिकेशन किया जा सके। क्योंकि यदि आईटीआर फाइल करते समय आपके द्वारा जो बेसिक डिटेल इंसर्ट की जाती है आईटीआर फॉर्म में, वो डिटेल यदि आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड या आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उससे यदि मैच नहीं होती है तो उस केस में फ्यूचर में आपको अपनी रिटर्न भी रिवाइज करनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट वैलिडेशन। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले आपको अपना बैंक अकाउंट भी वैलिडेट जरूर करना है। क्योंकि यदि मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपको कोई ऐसी इनकम रिसीव हो रही है जिस पे आपका कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया है या टीसीएस कलेक्ट किया गया है, लेकिन अगर आपकी कोई भी फाइनल टैक्स लायबिलिटी नहीं है या फिर आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट एक्स्ट्रा कर दिया है, तो उस केस में आपका जो रिफंड है वो आपके वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से आपके पास ये ऑप्शन है कि यदि आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो उस केस में आप सभी बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर सकते हैं और सभी बैंक अकाउंट को आप रिफंड के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई प्रोसीडिंग। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको ई प्रोसीडिंग में पेंडिंग एक्शन में जाके चेक करना है कि आपकी कोई प्रीवियस ईयर की डिमांड तो पेंडिंग नहीं चल रही है। अब ये डिमांड आपकी लेट फीस की भी हो सकती है और आपकी टैक्स अमाउंट की भी हो सकती है। क्योंकि यदि मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई रिफंड बनता है और यदि आपकी कोई प्रीवियस डिमांड पेंडिंग चल रही है तो उस केस में आपका जो रिफंड है वो पहले आपकी प्रीवियस डिमांड से एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद यदि कोई रिफंड बनता है तो वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार आप जरूर चेक कर ले कि आपकी कोई डिमांड तो पेंडिंग नहीं है।
नेक्स्ट है आफ्टर फाइलिंग ITR ई-वेरीफाई। तो ITR को जितना फाइल करना इम्पोर्टेंट है उतना ही उसे ई-वेरीफाई करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि मान लो आप ITR फाइल करने के 30 दिन के अंदर उसे ई-वेरीफाई नहीं कर पाते हैं और 30 दिन के बाद में करते हैं, तो उस केस में जिस दिन आपके द्वारा ITR वेरीफाई की जाती है उस दिन माना जाएगा कि आपने अपनी ITR फाइल की है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR 15 सितंबर 2025 को फाइल की जाती है, तो उस केस में आप अपनी ITR को 15 अक्टूबर 2025 तक ई-वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो आपके द्वारा अपनी ITR को 1 नवंबर 2025 को ई-वेरीफाई किया जाता है, तो उस केस में ये माना जाएगा कि आपने अपनी रिटर्न जो है वो 15 सितंबर 2025 को फाइल ना करके 1 नवंबर 2025 को फाइल की है और उसके अकॉर्डिंग ही आपके ऊपर लेट फीस के प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नॉट मेंटेन। तो काफ़ी सारे पर्सन क्या करते हैं कि ITR फाइल करने के बाद ITR से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको या तो इधर उधर रख के भूल जाते हैं या फिर उनके द्वारा उन डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यदि मान लो आपके द्वारा 50 लाख रुपए से कम के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं तो उस केस में रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के अगले 3 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है। और यदि आपके द्वारा ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपए से ज़्यादा किए जाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के अगले 6 साल तक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है। तो उस केस में यदि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं तो आपको एक बेनिफिट ये होता है कि यदि मान लो फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अगर आपको कोई नोटिस इशू किया जाता है तो आप उनको प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करने के बाद ITR से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके द्वारा जो भी एग्जेम्पशन या डिडक्शन क्लेम की जाती है या आपको कोई भी कैपिटल गेन होता है, तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट की आप एक प्रॉपर फाइल ज़रूर मेंटेन करें। नेक्स्ट है रॉन्ग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। तो काफ़ी सारे पर्सन क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में रॉन्ग ITR फॉर्म का सिलेक्शन कर लेते हैं या फिर उनके द्वारा जो रिटर्न फाइल किया जाता है उसमें इनकम कम डिक्लेयर की जाती है या फिर टैक्स का अगर कम पेमेंट किया जाता है, तो उस केस में यदि उनको ये गलती टाइमली पता चल जाती है तो उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो 31 दिसंबर तक अपनी ITR जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट है रिटर्न फाइल थ्रू टैक्स प्रोफेशनल। तो कॉमन मिस्टेक जो सभी टैक्स पेयर के द्वारा की जाती है वो ये है कि फ़ीस के चक्कर में वो हर किसी से अपनी ITR फाइल करा देते हैं। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपनी ITR जो है वो किसी टैक्स प्रोफेशनल से फाइल करानी है जिसको इनकम टैक्स की अच्छी नॉलेज हो, क्योंकि फ्यूचर में यदि मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई नोटिस भी इशू किया जाता है तो उस केस में यदि आप किसी टैक्स प्रोफेशनल से अपनी ITR फाइल कराते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारी मिस्टेक है जो कि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करने से पहले ध्यान में रखनी है और आपको अपना रिटर्न फाइल करते समय नहीं करनी है। तो ये सारी मिस्टेक है जो कि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करने से पहले जरूर ध्यान में रखनी है और उसके बाद ही आपको अपनी ITR फाइल करनी है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।